हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.29। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के साथ में एक आकृति दी गई है। तो चलिए हम सबसे पहले वो आकृति देख लेते हैं, तभी हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये देखिए, ये वो आकृति हमें दी गई है। अब यदि हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं। ये देखिए ABCD एक चतुर्भुज है। तो आप देखिए A, B, C और D, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा। ये देखिए इसमें 4 बिंदु हैं P, Q, R, S, लेकिन क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। इसका क्या मतलब है कि AB का मध्य बिंदु P होगा, जो पहले नंबर पर लिखा है उसका मध्य बिंदु पहले नंबर पर होगा। जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसका मध्य बिंदु दूसरे नंबर पर होगा। इसी तरीके से CD का R और DA का मध्य बिंदु S होगा। ये देखिए उसी तरीके से चित्र में बताया गया है। AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और सबसे आखिरी में DA का मध्य बिंदु S है। तो P, Q, R, S ये चारों मध्य बिंदु हैं अलग अलग भुजाओं के। ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और मेंशन की गई है कि AC उसका एक विकर्ण है। किसका? ABCD चतुर्भुज का। तो A और C को मिला देते हैं ताकि हम विकर्ण को दिखा पाएँ। तो चलिए मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। तो यहाँ पे हमने A को C से मिला दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है हम क्वेश्चन में ही देख के लिखेंगे। ABCD एक चतुर्भुज है, ये पूरा यहाँ से, और जिसमें P, Q, R, S भुजाओं AB, BC और DA के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ तक हम पूरा लिखेंगे। उसके बाद AC एक विकर्ण है, ये भी लिखना है। तो कुल मिला के हमें ये पूरा ही लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये पूरा ही क्वेश्चन में से देख के ही लिखा गया है। तो आपको आपका जो टाइम है उसको बचाते हुए इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो भी क्वेश्चन में ही देख के ही लिखना है, तीनों पॉइंट। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस तरीके से सिद्ध करना है और दिया है, दोनों क्वेश्चन से ही हमें लिख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे उपपत्ति की। तो हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें हमें मध्य बिंदु दिए होते हैं उनमें मध्य बिंदु प्रमेय लगता है और इनको हल करना काफ़ी आसान होता है। इसमें हमें विकर्ण जो AC दिया रहता है और यहाँ पे भी जो हमें सिद्ध करना है उसमें AC शामिल है। तो हमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें AC शामिल आ जाए, यानी AC शामिल हो जाए। तो ACD ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ACD में अब इसमें यदि आप देखो तो DA का मध्य बिंदु S है और DC का मध्य बिंदु R है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि DA और DC के मध्य बिंदु S व R हैं। DA और दूसरी भुजा बताइए क्या है? DC के मध्य बिंदु S व R हैं। S व R हैं। तो अगर इन मध्य बिंदु को मिला दें तो एक रेखा बनेगी जिसका नाम है, एक रेखाखंड बनेगा SR। तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि मिला दें तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। और इसके साथ साथ जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा बनती है या भुजा बनती है या जो रेखाखंड होता है वो AC का, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बड़ी भुजा AC है ना त्रिभुज की, उसका आधा होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमने मिला दिया तो SR समांतर हो जाएगी AC के, SR समांतर होगी AC के, और साथ में तथा करके लिखेंगे, तथा SR का जो मान है वो AC के आधे के बराबर होगा। यानी SR AC के बराबर नहीं होगी बल्कि AC के आधे के बराबर होगी। ये देखिए AC के आधे के बराबर होगी और इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। इसी तरीके से हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ABC, और ये समीकरण 1 जो बना है ये कहाँ से आया इतना सब? इसमें लगा है मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं या लिख सकते हैं रीज़न कि ऐसा क्यों लिखा है। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ये देखिए
इसी तरीके से इसमें भी हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। हमारा त्रिभुज ABC जो है इसमें भी हम वही लगा देंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा, यानी कि AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो हम लिखेंगे AB और BC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q हैं। तो लिख लेते हैं AB और BC के मध्य बिंदु P और Q हैं। तो इस हिसाब से इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा। तो ये PQ किसके समांतर हो जाएगा? AC के। तो हम लिखेंगे कि PQ समांतर होगा AC के, तथा जो PQ है ये AC का आधा होगा। ये भी AC का आधा होगा क्योंकि इसमें भी ये तीसरी भुजा AC है, तो आधा होगा AC के। तो कहने का मतलब SR भी AC के समांतर है और SR AC का आधा है। उसी तरीके से PQ भी AC के समांतर है और PQ AC का आधा है। तो ये दोनों समीकरण मध्य बिंदु प्रमेय से आए हैं। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ये देखिए, अब हम समीकरण 1 व 2 को मिला देते हैं। ये समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि ध्यान से देखें तो AC के समांतर SR है और AC के समांतर ही PQ है, तो ये दोनों आपस में समांतर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि SR समांतर PQ, SR समांतर PQ। इसी तरीके से तथा करके तथा और तथा का तथा ही आएगा। आधे AC के बराबर SR है और आधे AC के बराबर PQ है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखिए एक से है ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो तथा करके हम लिखेंगे कि SR बराबर होगा PQ के। और यही हमें सिद्ध करना है। यदि आप ध्यान से देखें तो पहले नंबर पर हमें यही सिद्ध करना है कि SR समांतर AC, यहाँ पे देखिए SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। तो ये तो यहाँ पे ही हो गया था पहले नंबर पर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्रूव्ड, यहाँ पे हो गया था ये तो, ठीक है। और सेकंड नंबर पर जो हमें सिद्ध करना है उसमें आप देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पर हमें सिद्ध करना है उसको ज़रा ध्यान से देखिए, PQ बराबर SR। तो ये देखिए PQ बराबर SR, ये प्रूव हो गया है ना। तो ये हम लिखेंगे कि ये सेकंड जो है प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पर जो हमें सिद्ध करना था वो प्रूव्ड हुआ है। अब हमें तीसरे नंबर पर क्या सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको देखिए, PQRS एक समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना, तो ये असल में सिद्ध हो ही गया है। क्यों? क्योंकि SR अगर PQ के समांतर है और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, जो भुजाएं समांतर हैं वो बराबर भी हैं, तो उनके संगत शीर्षों को मिलाने से बनी दो भुजाएं भी आपस में समांतर और बराबर होंगी। और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होने से वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो हम लिखेंगे कि उपरोक्त स्थिति में से, यानी कि अगर SR समांतर PQ और आपस में बराबर, तो उनके संगत शीर्षों को मिलाएंगे तो SP भी समांतर किसके होगी? RQ। SP समांतर किसकी हो जाएगी? RQ के। और ये दोनों बराबर में भी होंगी, तथा SP बराबर क्या होगा? RQ। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो SR बराबर PQ और समांतर भी है, और ये बराबर ये और समांतर भी है, यानी कि SP RQ के बराबर और समांतर भी है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा थर्ड नंबर का प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो यहाँ पे मैं एक ABCD सम चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको बना लेना है, A B C और D। सम चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, आप सभी जानते हैं। जितनी ये AB भुजा होगी उतनी ही ये BC भुजा होगी, उतनी ही ये CD होगी और उतनी ही ये DA होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ABCD एक सम चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएँ बराबर हैं।
इसमें हमें 4 बिंदु दिए गए हैं P, Q, R और S। लेकिन ये 4 बिंदु कहाँ बनाना है, तो असल में ये चारों बिंदु मध्य बिंदु हैं। किसके? क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो AB भुजा है इसका मध्य बिंदु P है, क्योंकि पहले नंबर पर क्या लिखा है AB और पहले नंबर पर क्या लिखा है P। तो क्रमशः का मतलब यही हुआ कि AB भुजा का मध्य बिंदु P हमें लेना है, BC भुजा का मध्य बिंदु हम कौन सा लेंगे बताइए? Q लेंगे, और CD भुजा का मध्य बिंदु हम क्या लेंगे? R लेंगे, और DA भुजा का मध्य बिंदु क्या लेंगे? S। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे AB भुजा का मध्य बिंदु हमें क्या लेना है? P। तो हम यहाँ पे ये है AB भुजा, इसके बीचों बीच एक पॉइंट हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बिंदु बना लिया और इसे हमने नाम दे दिया कि ये AB भुजा का मध्य बिंदु क्या हो गया? P हो गया। इसके बाद BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है? Q है। तो यहाँ पे देखिए, ये BC भुजा है तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये Q हो जाएगा। इसी तरीके से R और S भी हम बना सकते हैं। CD भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा यहाँ पे R, और यहाँ पे आखिरी जो भुजा है DA का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? DA का मध्य बिंदु हो जाएगा S। तो हमें ये सिद्ध करना है या दर्शाना है कि जो चतुर्भुज PQRS बनेगा। अब चतुर्भुज PQRS कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे P को Q से मिला देते हैं, Q को R से मिला देते हैं और R को S से। तो इस तरीके से यदि हम मिला दें तो ऐसा चतुर्भुज बन जाएगा। ये देखिए, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये PQRS बना है ये एक आयत बना हुआ है। ये आयत मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें ये क्या क्या दिया गया है। जैसे हमें दिया गया है ABCD एक सम चतुर्भुज है, और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमें दिया गया है। तो ये पूरा हम क्वेश्चन से देख के यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है। पूरा ही क्वेश्चन देख के लिखा है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद जो दर्शाइए की लिखा है ये सिद्ध करना है हमें। चतुर्भुज PQRS एक आयत है, तो हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, और इसके नीचे हम लिख देंगे कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो ये सभी चीज़ें क्वेश्चन देख के ही हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति को करते समय अब हम चित्र देखेंगे और इसे अच्छे से करेंगे। ये देखिए, अब उपपत्ति करने से पहले हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी? हमें विकर्ण AC खींचना होगा या A को C से मिलाना होगा। तो यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे A को C से मिलाया। फिर बाद में हम B को D से भी मिलाएंगे, तो एक और रचना होगी, वो बाद में करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे A को C से मिलाया। ये देखिए, यहाँ पे एक रचना हमने कर ली। तो यहाँ पे हम वो मिला भी देते हैं। अब इसके बाद हमें एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ADC। ये ले लेते हैं त्रिभुज ADC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब इस त्रिभुज में हमें क्या करना है? तो बहुत ही सिंपल है। आपको देखना है कि AD भुजा का मध्य बिंदु S है और DC भुजा का मध्य बिंदु क्या है? R है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AD भुजा का मध्य बिंदु S है। आप देख सकते हैं त्रिभुज ACD में, तथा DC भुजा का मध्य बिंदु R है। DC भुजा का मध्य बिंदु R है। तो मध्य बिंदु को मिलाने से जो लाइन बनती है वो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि तो SR जो है वो AC के समांतर होगी। तो हम लिखेंगे तो SR समांतर होगी किसके? AC के, यानी कि ये इन दोनों रेखाओं के बीच में समान अंतर बना रहेगा। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो SR समांतर होगी AC की, तथा SR AC की आधी होगी। तो SR जो है वो आधी होगी किसकी? AC की। ये एक कथन बना, और ये इसको हम कथन नंबर 1 नाम दे सकते हैं या समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आया? तो ये आता है मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख ली। इसी तरीके से यदि हम त्रिभुज ये वाला लें ABC, तो इसमें भी मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा, क्योंकि AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा ना। तो हम अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में
अब ABC में मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा तो PQ किसके समांतर हो जाएगा, AC के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो PQ जो है वो समांतर किसके होगा, AC के। साथ में जो PQ है तथा करके लिखेंगे, तथा जो PQ है वो AC का आधा होगा। तो PQ जो है वो आधा हो गया किसका, AC का। और इसे हम कथन नंबर 2 नाम दे देंगे। और ये भी कहाँ से आया, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो अगर हम कथन 1 व 2 को देखें या तुलना करें तो हम लिखेंगे समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इन्हें कथन भी बोल सकते हैं, समीकरण भी बोल सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे देखिए AC के समांतर SR है और AC के समांतर PQ है, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं, यानी SR समांतर PQ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि SR समांतर PQ यहाँ पे आएगा, तथा ज्यों का त्यों, ये देखिए तथा ज्यों का त्यों। और यहाँ पे आधे AC के बराबर SR है और यहाँ पे आधे AC के बराबर PQ है। तो जब ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि SR PQ के बराबर है। इसका क्या मतलब है, चित्र में यदि देखें तो जितनी ये SR है उतनी ही ये PQ है। ये दोनों आपस में बराबर हैं और समांतर हैं। तो बराबर और समांतर भुजाओं के शेष 2 भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि SP और RQ भी आपस में बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे तब जब ये दोनों समांतर और बराबर हैं तब SP बराबर RQ। इसके पीछे रीजन क्या दोगे कि समांतर और बराबर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाने से बनने वाली भुजाएं, ये समांतर और बराबर भुजाएं हैं ना, इनके संगत शीर्ष, इसके साथ ये मिला दीजिए, इसके साथ ये मिला दीजिए। इसको और थोड़ा समझना है तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 समांतर और बराबर भुजाएं हैं और इनके संगत शीर्षों को, यानी इसके संगत शीर्ष ये है, ये नहीं है, इसके संगत ये है और इसके संगत शीर्ष कौन सा है, ये वाला। तो इनके संगत शीर्षों को मिलाने से बनने वाली भुजाएं भी आपस में समांतर और बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर और बराबर होंगी। तो वही यहाँ पे है कि SP बराबर भी क्या हो गया, RQ। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या दोगे कि समांतर और बराबर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाने से बनने वाली भुजाएं भी आपस में समांतर और बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ऐसा करने से आप SP बराबर RQ हम लिख सकते हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें आयत सिद्ध करना है, हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध नहीं करना है। लेकिन उसका एक करने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले तो वो समांतर चतुर्भुज सिद्ध होगा। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे ये प्रूव होगा पहले तो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, समांतर चतुर्भुज है, अगर हम एक और रचना करें और AC लंब BD खींचें, क्योंकि यहाँ पे एक और विकर्ण होगा, चूँकि ABCD क्या है, ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज की जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रचना 2 B को D से मिलाया, ठीक है, B को D से मिला दिया। हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे 90 बनेगा। मान लेते हैं ये बिंदु O पर, B को D से मिलाया जो AC को O पर मिलता है, जो AC को O पर मिलता है, ये हमने रचना में लिखा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब B को D से मिलाया तो AC को वो कहाँ पे मिला है, O पे ही तो मिला है। तो अब हम देखें कि सम चतुर्भुज, चूँकि ABCD क्या है, एक सम चतुर्भुज है ना, तो इसके जो विकर्ण होंगे वो किस पे मिलेंगे, 90 पे। तो यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा और यहाँ पे भी समकोण मिलेगा। ये सब जगह 90-90 अंश बनेगा। तो हम कह सकते हैं जब B को D से मिलाया तो कोण AOD, ये वाला कोण AOD, या फिर हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया M, यहाँ पे नाम दे दिया L, और इस वाले को हम देख रहे हैं ये 90 बने हैं, यहाँ पे जो 90 बना है ना, ये देखिए ये 90 बना है, ये यहाँ पे देखिए। तो चतुर्भुज चूँकि SLMO के समांतर है और बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि SR समांतर है AC के, तो इसलिए SL समांतर होगी MO। तो यहाँ पे हम ये बाद में लिखेंगे, पहले हम ये लिख देंगे कि चूँकि SL समांतर है MO, तो ये एक चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज SMOL, या यहाँ पे OL SM में, तो चतुर्भुज
OLSM में यहाँ पे ये 90 बन रहा है। कोण MOL, कोण MO पे बना है ना इस तरफ, L बराबर कितना है 90। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये 90 बना है। लेकिन OLSM एक सब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना है, क्योंकि SL समांतर है MO। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। तब LSM भी कितना होगा, LSM बराबर 90। क्या लिखोगे? चूँकि OLSM एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से हमने लिखा। तो ये हो गया 90। कौन सा? L कोण LSM ये हो गया 90। तो ये PQRS का एक कोण 90 है, तो सभी कोण भी कितने हो जाएंगे 90। तो PQRS एक आयत होगा। अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते। थैंक यू।